जय हिंद बच्चों। आज हम अपनी हिस्ट्री क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, कल हमने जो भी नेक्स्ट क्लास थी आपकी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? वर्धन वंश पढ़ लिया था, यानी कि पूरे वंशज का खात्मा हो चुका था वर्धन वंश का। ठीक है, ले लेते हैं, ये जियोग्राफी काट देते हैं। हिस्ट्री में हम वर्धन वंश कर चुके थे। वर्धन वंश, वर्धन वंश का क्या कारण था? देखिए, वर्धन वंश में 3 राजा हुए, 3 पुत्र थे। किसके? प्रभाग वर्धन के। किसके? प्रभाग वर्धन के कितने पुत्र थे? 3 बच्चे थे। तीनों में से एक थे राजश्री, एक थे राज्यवर्धन, और एक कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, इसका विवाह किससे हुआ था? गृहवर्धन से। किससे हुआ था? गृहवर्धन से। गृहवर्धन से इसका विवाह हुआ था। ठीक है, और राज्यवर्धन जो थे वो उस वक्त राजा थे। प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा बना? राज्यवर्धन। और इसकी शादी किससे हुई? किससे? गृहवर्धन से हुई। गृहवर्धन कहाँ का राजकुमार था? कन्नौज का राजकुमार था। कन्नौज। और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है, इनकी राजधानी थी करनाल में, जो हरियाणा में पड़ता है, और थानेसर जगह थी। थानेसर, थानेसर में, थानेसर में इनकी राजधानी थी। ठीक है यानी कि लगाई जाए तो यहाँ, यहाँ थानेसर में इनकी क्या थी? करनाल में राजधानी थी। और कन्नौज कहाँ था? यहाँ कन्नौज था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ अब? गृह जो कन्नौज था, इसको किसने मार दिया? देवभूति ने मार दिया। कहाँ का राजकुमार था? मालवा का राजकुमार था वो। कहाँ का राजकुमार था? मालवा का राजकुमार। कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति। देवभूति ने इसको क्या कर दिया? इसको मार डाला। ठीक है, जब राज्यवर्धन को पता चला कभी इसको मार दिया और ये उसमें जंगल में भाग चुकी है। ठीक है, तो राज्यवर्धन को ने क्या किया था? अपने पिता की मौत के समय उसने सोचा कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है, उसका मन यही किया था भी संन्यास ले लूँ मैं। लेकिन क्या हुआ, जब उसको पता चला भी राजश्री के पति को किसने मार दिया है? देवभूति ने मार दिया, जो मालवा का राजकुमार है। तो क्या किया उसने? कहा कि अब मैं संन्यास नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले अपनी बहन के पति की मौत का बदला लूँगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने आकर किसे मार दिया? इसको देवभूति को मार डाला। और फिर इसकी बहन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इसकी बहन इसको नहीं मिली। ठीक है, और यहाँ कोई बंगाल का राजकुमार था। ठीक है, जिसको पहले गौड़ बोलते थे। बंगाल को क्या बोलते थे? गौड़ बोलते थे। वहाँ का राजकुमार था शशांक। शशांक, शशांक की अच्छी दोस्ती थी किसके साथ? देवभूति के साथ। अच्छी दोस्ती थी किसके साथ? देवभूति के साथ। तो इसने क्या किया? शशांक ने अब इसकी मौत का बदला लेना था। किसकी? देवभूति की। तो इसने क्या किया? इसने राज्यवर्धन को अपनी घर के अंदर, यानी कि अपनी जगह पर, अपने राज्य में किसके कारण बुलाया? अपने मतलब एक तरह से अपनी बेटी का विवाह करने के आमंत्रण से इसको अपने राज्य में बुलाया। ठीक है, तो वह चला गया। कौन? राज्यवर्धन चला गया, आमंत्रित किया था, चला गया विवाह के लिए। ठीक है, अब विवाह के लिए तो जाएगा ही भाई, आमंत्रित खुद किया गया है तो जाएगा। अब ये थोड़ी ना है भी अब ये चीज़ छोड़ देगा, प्रपोजल थोड़ी ना छोड़ सकते हैं लड़के। तो ये प्रपोजल के लिए चला गया भाई। हाँ भाई, बुलाया गया। वहीं से शशांक ने इसको षड्यंत्र रच के मार डाला। किसको? राज्यवर्धन को। अब बचा कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की उम्र 16 साल थी। कितनी उम्र थी? सिर्फ 16 वर्ष उम्र थी। 16 वर्ष उम्र होने के कारण इसको राजगद्दी पर नहीं बिठाया गया। इसने कहा भी 16 साल की उम्र में मैं कैसे संभालूंगा राजगद्दी। ठीक है, फिर भी किसी तरह से ये संरक्षक बना। कहा कि मैं राजा कभी नहीं बनूंगा, मेरे भैया ही राजा रहेंगे, मैं कभी राजा नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये जब साम्राज्य तो संभालना पड़ेगा किसी न किसी को, भी साम्राज्य की भागदौड़ संभालने लगा। ठीक है, जब भागदौड़ संभालने लगा तो इसको पता चला कि इसकी जो पुत्री है, तो सॉरी, इसकी जो बहना वो जंगल में भाग चुकी है, विंध्य जंगल में। कहाँ पर? विंध्य जंगल में भाग चुकी है। ठीक है, किसके डर से? शशांक के डर से। अब इसने कहा यार शशांक तो खतरनाक आदमी है,
अगर इसको मेरी बहना मिल गई तो मेरी बहनों को तो मार डालेगा ये। तो शशांक ने क्या किया, हर्षवर्धन ने क्या किया, पहले तो शशांक को ख़त्म करता हूँ। इसने शशांक को मार डाला। किसने? हर्षवर्धन ने। देखिए इसमें थोड़ा मारकाट ज़्यादा हो चुकी है, तो इसका मतलब आप याद रखना ध्यान से। राज्यवर्धन ने, देवभूति ने गृहवर्धन को मारा था, राज्यवर्धन ने देवभूति को मारा, और शशांक ने राज्यवर्धन को। ठीक है, और हर्षवर्धन ने शशांक को मार डाला। फिर ये कहाँ गया? अपनी बहनों को ढूंढने के लिए गया। कहाँ पर गया? ये काफ़ी जगह ढूंढा इसने, नहीं मिली। ठीक है, तो क्या हुआ अब? यार नहीं मिली तो इसको ढूंढना तो पड़ेगा। अब ढूंढता रहा। एक दिन इसके पास से, इसके राज्य के पास से कौन गुजर रहे थे? बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। तो बौद्ध भिक्षुओं से इसने पता किया कि महाराज आप तो कहीं से कहीं घूम कर आते हो, जंगलों से, गाँव से, क्या कहीं आपने एक दुग्ध महिला को देखा है? इन एक में से एक बोला, असित दीपाकर। ठीक है, असित दीपाकर। ठीक है, उसने बोला कि भाई महाराज मैंने देखा है। ठीक है, कि मैंने देखा है एक महिला को, जो दुग्ध महिला थी, उनको देखा है। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया? उसके बताए, दीपाकर के बताई जगह पर चला गया, और वहाँ उसको अपनी बहिना मिल गई। लेकिन क्या हुआ फिर? इसने अपनी बहिना को ही रानी बुलाया। आप कभी राजा नहीं बना। इसने कभी राजा की उपाधि धारण नहीं की। इसने कभी राजा की उपाधि धारण नहीं की। अब दिक्कत ये हो गई थी, इसको राज्य करना था। अब ये बंगाल भी इसी का, मालवा भी इसी का, यानी कि यहाँ तक का इसका राज्य बन चुका था। यहाँ तक का राज्य बन चुका। अब इसने कहा कि ले भाई, अब राज्य करना मुश्किल। अगर ये कन्नौज, ये गौड़ से करता है तो गौड़ से ख़त्म, इधर का राज्य सारा चला जाएगा। मालवा से करता है, ये सारा भाग जाएगा, दोनों तरफ का ऊपर का हिस्सा। अगर यहाँ से करता है तो ये वाला हिस्सा भाग जाएगा। इसने कहा यार सबसे बढ़िया जगह है कन्नौज। तब इसने राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को राजधानी बनाया, जहाँ का राजा कौन था? गृहवर्धन था। ठीक है, जहाँ का राजा कौन था? गृहवर्धन था। अब हर्ष को लगा यार यहाँ तक तो राज्य सीमित है, ठीक है, बढ़िया है राज्य। लेकिन क्या हुआ? अब ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब ज़्यादा होगा तो लंबी हो जाएगी क्लास, इसलिए हम थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, तो देखिए हर्षवर्धन ने क्या किया। हर्षवर्धन को लगा यार अब साम्राज्य बड़ा करना पड़ेगा, भारत को पूरे को समेटना पड़ेगा, अपने कब्जे में करना पड़ेगा। इसने क्या किया? इसने इस तरफ, दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करने की सोची भी, इसको भी कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इस तरफ बैठा था पुलकेशिन वन। पुलके पुलकेशिन वन प्रथम, प्रथम बैठा था। अब इसने कहा यार अब जाना तो पड़ेगा। अब ये देखिए, ये ठहरा पहाड़ी इलाका। ये सारा क्या ठहरा? पहाड़ी इलाका। इधर सतपुरा पर्वत, इधर विंध्य पर्वत। तो पहाड़ी इलाके में किसी को हराना बहुत मुश्किल है। इतना इसकी सेना जो है वो पहाड़ चढ़कर आई तो पूरी तरह से थक चुकी थी। और इधर कौन बैठा था? पुलकेशिन प्रथम बैठा था। तो इसने क्या किया? इसने इसकी सेना को जान से मार डाला, और फिर हर्षवर्धन का भी खात्मा कर दिया। ठीक है, उसके बाद कोई वंशज इतना खास नहीं आया। उसके बाद इसका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। क्यों? क्योंकि क्या होगा, रानी जो होगी वो ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाएगी। 50 साल तक इनका राज्य चला, शासन चला। उसके बाद ये टूट गए। इसके बाद ये वंशज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। ठीक है, इसके बाद ये वंशज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो इतना समझ आया कि हर्षवर्धन को किसने मारा। ठीक है, हर्षवर्धन को मारा था पुलकेशिन प्रथम ने। अब देखिए आगे, आगे क्या हुआ? धीरे धीरे कर कर क्या हुआ? अब कोई ताकतवर वंशज नहीं आया काफ़ी समय तक। इन्होंने कम से कम 100 साल तक, इन्होंने 100 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। किसने? वर्धन वंश ने। लेकिन वर्धन वंश के बाद 100 से लेके 250 ईसा पूर्व तक कुछ सम्मेलन हुए। क्या हुए? सम्मेलन हुए। ठीक है, देखिए
अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु यहाँ पड़ेगा, ठीक है, तमिलनाडु। यहाँ पर एक पांडुवंश था, कौन सा वंश? पांडवंश था, पांडवंश, जिसने सम्मेलन करवाए। क्या करवाए? सम्मेलन। इसने क्या करवाए? सम्मेलन करवाए। सम्मेलन का मतलब होता है, सम्मेलन का मतलब होता है, सम्मेलन का मतलब होता है संगम काल। संगम, संगम का मतलब होता है कवियों का एक सम्मेलन, कवियों का एक झुंड, ठीक है, कवियों की एक बार मीटिंग बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, कवियों की क्या हुई? मीटिंग हुई, जिसको क्या बोला गया? सम्मेलन बोला गया, संगम, संगम, ठीक है, कवियों का सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन। समझ आया? क्या था ये? कवियों का सम्मेलन था। अब यहाँ पर बहुत महान महान कवि आने लगे, ठीक है, बहुत महान महान कवि आने लगे। किसने करवाया था? पांडवंश ने करवाया था, जो कहाँ का वंशज था? तमिलनाडु का था। कहाँ का वंश था? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का वंश था। इसने क्या करवाए? संगम करवाए, ठीक है। 100 से लेके 250 ईसा पूर्व तक का समय जो होता है उसको बोलते हैं हम संगम काल। क्या बोलते हैं? संगम काल बोलते हैं, संगम काल। जो 100 से लेकर 250 ईसा पूर्व तक का समय काल कहा जाता है, उस समय काल को हम क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं, जिसके अंदर कवियों के सम्मेलन हुए थे, ठीक है। अब संगम कितनी तरह के हुए? 3 संगम हुए, 3 संगम हुए। कितने संगम हुए? 3 संगम, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके तीनों संगम के बारे में पढ़ते हैं ध्यान से। ये याद रखना, किसने संगम करवाए? किसने करवाए थे? पांडवंश ने करवाए थे, ठीक है, जो तमिलनाडु का रहने वाले थे, ठीक है। कब से कब तक चला ये संगम काल? 100 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक ये संगम काम चला। कहाँ तक चला? संगम काल 100 से लेकर 250 ईसा पूर्व तक ये चला संगम काल। कहाँ चला? तमिलनाडु में चला, तमिलनाडु में चला, ठीक है। पहला संगम कौन सा था? पहले संगम में क्या हुआ? ठीक है, पहले संगम में देखते हैं क्या हुआ। पहले संगम में क्या हुआ? जो पहला संगम हुआ वो पहला संगम हुआ द मदुरई में, पुरानी मदुरई में, यानी कि जिसको पहले पुरानी, आज मदुरी बोला जाता है, मुदरै बोला जाता है, लेकिन पहले उसको मुदैरू बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मुदैरू। लेकिन आज उसको द मदुरई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द मदुरई, ठीक है। कहाँ पर हुआ पहला सम्मेलन? द मदुरई में, द मदुरई में हुआ पहला सम्मेलन। कहाँ पर हुआ? द मदुरई में हुआ, ठीक है। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? द मदुरई में हुआ, ठीक है। इसका जो अध्यक्षता की थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त ऋषि। कौन थे अध्यक्ष? अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष रहे। अगस्त ऋषि ये क्या रहे? यहाँ के अध्यक्ष रहे, इसके अध्यक्ष रहे। इस सम्मेलन में ये क्या रहे? अध्यक्ष रहे। समझ आया इतना? आगे चले। और इस सम्मेलन के अंदर लगभग 89 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने भाग लिया? 89 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने भाग लिया? 89 राजाओं ने। और ये तीनों सम्मेलन में सबसे बड़ा सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? सबसे बड़ा सम्मेलन था। तीनों सम्मेलन में ये सबसे बड़ा सम्मेलन था। तीनों सम्मेलन में सबसे बड़ा सम्मेलन, ठीक है, बड़ा सम्मेलन, सबसे बड़ा सम्मेलन था, ठीक है। क्या था ये? सबसे बड़ा सम्मेलन था। तीनों संगम में, यानी कि तीनों संगम के अंदर सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है, ठीक है, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी हमें कहीं से नहीं मिलती, साहित्य इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं दे पाते, ठीक है, साहित्य इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं दे पाते। लेकिन इस सम्मेलन की जानकारी हमें एक पुस्तक से मिलती है, जिसको हम बोलते हैं अष्टाध्यायी पुस्तक। क्या बोलते हैं हम उसको? अष्टाध्यायी पुस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी पुस्तक। क्या पुस्तक बोलते हैं? अष्टाध्यायी पुस्तक, ठीक है। किस पुस्तक से मिलता है इसका प्रमाण हमें? अष्टाध्यायी पुस्तक से इसका हमें प्रमाण मिलता है। पुस्तक से प्रमाण मिलते हैं इस सम्मेलन के। इस सम्मेलन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अष्टाध्यायी पुस्तक से मिलते हैं,
ठीक है, दोबारा से देखिए एक बार। देखिए जो पहला संगम काल है, जो पहला संगम हुआ वो कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु के अंदर हुआ। तमिलनाडु के अंदर ही सारे के सारे सम्मेलन हुए थे। कौन से वंश ने कराए थे? पांडव वंश ने करवाए थे। किसने करवाए थे? पांडव वंश ने। पांडव वंश, ठीक है, पांडव वंश। और कब से कब तक की, कब से लेकर कब तक के समय को क्या कहा जाता है? संगम काल कहा जाता है। कब से? 100 से लेकर 250 ईसा पूर्व तक के समय को हम संगम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं। और कितनी तरह के सम्मेलन हुए थे? कितने तरह के संगम हुए? 3 तरह के संगम हुए। ठीक है, जो कहाँ पर हुए? तमिलनाडु के अंदर हुए। किस वंश ने करवाए? पांडु वंश ने करवाए। किसने? पांडव वंश ने। ठीक है, पहले संगम कहाँ पर हुआ? द मदुरई के अंदर हुआ, जिसको हम आज मुदैरू बोलते। पहले उसका नाम मुदैरू था, सॉरी पहले नाम उसका क्या था? मुदैरू था। लेकिन आज के समय में उसको हम द मदुरई बोलते हैं, पुरानी मदुरई। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अष्ट अगस्तक ऋषि ने की थी। किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी। किसने की थी? अगस्त ऋषि ने इसका अध्यक्ष किया था। ठीक है, और इस सम्मेलन के अंदर 89 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने भाग लिया था? 89 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, और ये तीनों संगम में से सबसे बड़ा संगम रहा है, यानी कि सबसे बड़ा सम्मेलन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा राजा आए थे और सबसे ज़्यादा कवि आए थे। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें ज़्यादातर साहित्य नहीं देते। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहीं से नहीं मिलती, सिर्फ एक पुस्तक से मिलती है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी पुस्तक। और ये किसकी लिखी हुई पुस्तक है? ये अगस्त ऋषि की लिखी हुई पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? अगस्त ऋषि द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। समझ आया पहले सम्मेलन के बारे में? ठीक है, अब देखते हैं संगम नंबर 2। चलिए अब देखते हैं दूसरा संगम। दूसरा संगम, पहला समझ आ गया सभी बच्चों को? आगे देखिए, दूसरा संगम हुआ था कपानपुर में। कहाँ पर हुआ था? कपानपुरम में। ये भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, कपानपुरम में हुआ था। ठीक है, कपानपुरम में हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी तोलक प्रियम ने। किसने की थी? तोलक प्रियम ने। तोलक प्रियम ने। तोलक पीएम ने की थी। तोलक पीएम ने की थी। किसने की थी? तोलक पीएम ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी इसकी। इसके इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तोलक पीएम। और पहले संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि थे। ठीक है, इसके अंदर टोटल 59 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने? 59 राजाओं ने टोटल भाग लिया इसके अंदर। कितने राजाओं ने लिया? 59 राजाओं ने इसके अंदर भाग लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन में कितने राजाओं ने लिया? 59 राजाओं ने। और इसका जो हमें है, ज़्यादा कुछ जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ एक पुस्तक से मिलती है, जो किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तोलक पीएम की लिखी हुई पुस्तक से मिलती है। लिखी पुस्तक, इस पुस्तक से हमें इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन ये पुस्तक भी हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाती। तो सिर्फ इतना आपका दूसरा सम्मेलन में हुआ। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने? 59 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने लिया भाग? 59 राजाओं ने इसके अंदर भाग लिया था। समझ आया सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट हो तो कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, अब चलें आगे। इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। तुम मेरी धड़कन हो। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे संगम की तरफ। तीसरे संगम में क्या हुआ था? तीसरे संगम की तरफ देखिए, ज़्यादा जानकारी हमें इसके बारे में नहीं लेनी है। जो जानकारी हमें ज़रूरत के तौर पर लेनी थी वो मैंने आपको दे दी है, जानकारी संगमों के बारे में। ठीक है, पेपर में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एनडीए के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। मैं पूरा एनालिसिस करके ही आपको डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, संगम के बारे में। अब देखिए, अब इसका ये वाला संगम जो है, जो तीसरा संगम है, वो हुआ था, तीसरा संगम वो हुआ था नई मदुरई में। कहाँ पर हुआ था? नई मदुरई में। नई मदुरई में। इसको उत्तरी मदुरई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी मदुरई। उत्तरी मदुरई भी बोलते हैं इसको, उत्तरी मदुरई भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवकीयर ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवकीयर ने की थी।
किसने अध्यक्षता की थी? नवकीयर ने। नवकीयर ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। समझ आया? ठीक है। इसके अंदर टोटल 49 राजाओं ने भाग लिया था। इसके अंदर टोटल कितने राजाओं ने भाग लिया? 49 राजाओं ने भाग लिया था। कितने ने? 49 राजाओं ने भाग लिया। इसके अंदर कितने राजा ने भाग लिया था? 49 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है। और इसकी जानकारी हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, इसके बारे में कोई पुस्तक नहीं लिखी गई, बस हमें थोड़ा सा प्रमाण मिला है। कहाँ पर मिला है? इन्हीं पुस्तकों में से जो पिछली पुस्तकें मैंने लिखवाई है, तो एक तोलक पीएम की पुस्तक और अष्टाध्यायी पुस्तक से, इनसे हमें तीसरे सम्मेलन की भी जानकारी मिलती है। ठीक है। इसीलिए इसके बारे में जो तीसरा संगम है, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं मिलती, और ये सबसे छोटा सम्मेलन रहा है, सबसे छोटा सम्मेलन। समझ आया किसी बच्चे को? सॉरी, किसी बच्चे को कोई डाउट है सम्मेलनों के बारे में? तो ये 3 संगम थे। क्या थे? 3 संगम, जिनको हम सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है। समझ आया इतना? देखिए आगे, इतना समझ आ गया सर, कोई डाउट नहीं है इनमें हमारा। अब आगे चलिए आप। देखिए संगम काल जैसे ही ख़त्म होता है, संगम काल जैसे ही ख़त्म होता है, एक वंश उभरने लगता है। यहीं पर तमिलनाडु की तरफ, यहाँ पर, यहाँ तो केरल है, यहाँ कहीं तमिलनाडु की तरफ कोई एक वंश उभरने लगता है, जिसका नाम बोला जाता है चोल वंश। क्या बोला जाता है? चोल वंश बोला जाता है इसको। यहाँ पर थे पांडवंश, पांडवंश थे। ठीक है। यहाँ पर कौन थे? पांडवंश थे। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की तरफ थे हमारे, सॉरी, आंध्र प्रदेश की तरफ नहीं, यहाँ पर केरला में, केरला और कर्नाटका के एरिए में जो थे, चेर वंश था। कौन सा वंश था? चेर वंश था। कौन सा वंश था? चेर वंश। चेर वंश जो था, इसका जो चिन्ह था वो था धनुष। जो इसके झंडे का फ्लैग चिन्ह था वो था धनुष। चिन्ह क्या था इसका? धनुष था। चिन्ह धनुष था इसका। क्या था? धनुष। ठीक है। पांडव वंश का चिन्ह जो था वो मछली था। क्या था? मछली। इसका वंश, इसका जो चिन्ह था वो क्या था? मछली था। ठीक है। और दूसरे का जो, और जो चोल वंश का जो चिन्ह था वो बाघ था। क्या था चोल वंश का चिन्ह? बाघ था। क्या था? बाघ, शेर, शेर, बाघ, बाघ वाला शेर, जिसके टाइगर बोलते हैं जिसको, वो वाला। ठीक है। इसका क्या था? शेर था, यानी कि बाघ। इतना समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है। ये वाले तमिलनाडु कर्नाटका में रहते थे। कर्नाटका और केरल के एरिया के अंदर इनका उभरना शुरू हुआ था। पांडव वंश जो था वो तमिलनाडु में रहता था, तमिलनाडु से बाहर नहीं गया कभी। लेकिन चोल वंश ने जाकर आगे कब्जा करना शुरू किया। ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं चोल वंश के बारे में। ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं? चोल वंश के बारे में। और मेडिवल हिस्ट्री आपकी थोड़ी सी ही रह गई है, सॉरी, एशियंट हिस्ट्री आपकी ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। फिर हम शुरू करेंगे अपनी मेडिवल हिस्ट्री। आगे चले। कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट हो तो बता देना बच्चों। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं चोल वंश की तरफ। अब देखते हैं चोल वंश। क्या देखते हैं? चोल वंश देखते हैं। चोल वंश देखते हैं। इसकी जो राजधानी थी वो उरई थी। कौन थी? उर। कौन सी राजधानी थी इसकी? उर थी। ठीक है। राजधानी क्या थी? उर इसकी राजधानी थी। उर। ठीक है। और जो उर है वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। किसके लिए? सूती वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध थी उस समय के दौर में। ठीक है। आज ना स्वेटर अलग अलग तरीके के बनने लग गए हैं, पहले क्या था, लेकिन स्पेशल जगहों पर ही हमें स्वेटर वगैरह मिलते थे और वहीं से ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हमारे तक आते थे। ठीक है। लेकिन अब तो हर जगह में अवेलेबल है, हर जगह घर में भी बनाते हैं आजकल तो ऊन के कपड़े। ठीक है। तो पहले तो ज़्यादातर प्रसिद्ध यही थी कि किसके लिए? सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थी, सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है। समझ आया? चोल एरिया जो है, चोल का जो एरिया था, चोल वंश का जो एरिया था वो कावेरी नदी के इर्द गिर्द था। किस नदी के? कावेरी नदी के। इसीलिए ये जो एरिया है ये
केरल, सॉरी, ये जो है आंध्र प्रदेश की तरफ ही रह जाता है। इसका एरिया कहाँ पर रह जाता है? आंध्र प्रदेश की तरफ रह जाता है। इसके अंदर कई राजा हुए, सब बकलोल थे, एक नंबर बेकार निकले। कोई ज़्यादा अच्छा राजा नहीं था, योग्य राजा नहीं था। जैसे हर्षवर्धन निकला सबसे लास्ट में, अच्छा राजा निकला, ठीक है, बकलोल नहीं था। लेकिन बाकी सब क्या निकले? बेकार निकले, बकलोल निकले, ठीक है। तो इसके अंदर एक राजा आया, इसी वंश के अंदर पिछले राजाओं से बेटर राजा कौन आया? ठीक है, सबसे बेटर राजा आया कारिकाल। कारिकाल, कारिकाल आया। राजा कौन सा आया? कारिकाल आया। इस वंश का सबसे खतरनाक राजा था कारिकाल। और इसने जो था कावेरी नदी के ऊपर, कावेरी नदी पर इसने बांध बनवाया। क्या बनवाया? बांध बनवाया था। क्या बनवाया था? बांध बनवाया था। क्या बनवाया था? बांध बनवाया था, ठीक है, बांध बनवाया, जिसको हम आज भी बोलते हैं ग्रांट, ग्रांड बांध। क्या बोलते हैं? ग्रांड बांध। आज भी है ये बांध, ठीक है। क्या है? ग्रांड बांध। और क्या है? ग्रांड बांध, ठीक है, जो आज भी स्थित है, जो आज भी है। इतना समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं? आगे चलें, देखिए आगे। जब ये बांध बना रहा था तो बांध बनाने के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी भाई, ऐसे तो है नहीं भी ये इतने में ही हो जाएगा। तो इसे मज़दूरों की बहुत कमी होने लगी। तब इसने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया? श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण किया किसके ऊपर? श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका के ऊपर इसने आक्रमण किया, ठीक है। श्रीलंका पर क्या किया इसने? आक्रमण किया, ठीक है। और वहाँ से 12,000 मजदूर लेकर आया। क्या लेकर आया? 12,000 मजदूर। 12,000 मजदूर कहाँ से लेकर आया? श्रीलंका से लेकर आया, ठीक है, श्रीलंका से लेकर आया। इसके बाद जब ये निपट चुका रहा, इसके कार्यकाल में बहुत काम किया इसने, अच्छा काम किया, अभी बांध भी बनवाया और 12,000 मजदूर, भाई योग्य भी था, अच्छा भी था, ताकतवर भी था। लेकिन इसके बाद जो राजा आए वो अयोग्य आए। कैसे राजा आए? अयोग्य शासक आए। अयोग्य शासक आए, जिसके कारण ये 5वीं सदी तक, 5वीं सदी तक ये जो था, ये समय था, ये निपट चुका था। ये जो वंश था ये खत्म हो चुका था। लेकिन 5वीं सदी तक तो ये खत्म हो गया, लेकिन 300 साल बाद, 300 साल बाद, ठीक है, 300 साल बाद एक राजा आया। 300 साल बाद एक राजा आया, इसी वंश का एक राजा था, चोल वंश का एक राजा, ठीक है। उस राजा ने इस वंश की दोबारा स्थापना की। इस वंश की दोबारा स्थापना की। एक राजा ने दोबारा स्थापना की, चोल वंश को दोबारा स्थापित किया, ठीक है, दोबारा दोबारा स्थापित किया, ठीक है। ये पहला वंश था जिसका दोबारा से जन्म हुआ, दोबारा से स्थापना हुई जिसकी, वरना ये खत्म हो चुका था, एक छोटे छोटे सामंतों में बंट चुका था। लेकिन धीरे धीरे कर कर एक राजा नया आया चोल वंश में, तो जिसने क्या किया? सभी राजाओं को समेट दिया और सभी को एक साथ कर दिया और ताकतवर वंश बना दिया एक और, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए के कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन हिस्ट्री में, कि कौन सा वंश है जो दोबारा जिसकी स्थापना हुई थी। तो वो वंश कौन सा वंश था? चोल वंश था। इसकी स्थापना दोबारा हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना दोबारा हुई थी। और जब इसकी स्थापना दोबारा हुई, उस राजा के बारे में कोई जानकारी इतनी खास नहीं है, बस इतना पता है दोबारा इसने स्थापना की थी। तो उस राजा ने, ध्यान से सुनो, उस राजा ने राजधानी बदली, ठीक है, उरई उरुत से लेकर उसने क्या बदला? तंगोर में बदल दिया। तंगोर को राजधानी बनाया। कहाँ की राजधानी बनाया? चोल वंश की राजधानी बनाया। क्या की राजधानी बनाया? चोल वंश की राजधानी बनाया। किसको? तंगोर को, ठीक है। तंगोर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। तंगोर को राजधानी बनाया और उसको उरई को एक स्पेशल जगह बना दी, जिसके लिए वो प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, जिसके कारण वो प्रसिद्ध हो गया। उरई को उसने एक अच्छी डेवलपमेंट जगह बना दी, अच्छी इंडस्ट्रीज़ बना दी, ठीक है, उसके अंदर अच्छी बिल्डिंग्स बना दी। तो उसको क्या किया? इसने फेमस कर दिया,
ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर सूती वस्त्रों का और ज़्यादा व्यापार बढ़ गया। पहले ही तो प्रसिद्ध था लेकिन और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसने मार्केट बना के दी लोगों को। ठीक है, और इसने जब दूसरे वंश की स्थापना की, दोबारा से इसने चोल वंश की स्थापना की, तो इसने किसको बनाया? राजधानी तंगौर को बनाया। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन यही पूछा जाता है ज़्यादातर। कई बार देखा है मैंने क्वेश्चन कि दोबारा से किस वंशज की स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी? चोल वंश की दोबारा से स्थापना हुई थी। इसको नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो हम कल अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले वंशज के बारे में हम कल देखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को कोई डाउट रहा है, किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है, वो मुझे कमेंट में बता सकता है, तो मैं उनको आंसर दे दूंगा उस चीज़ का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।